सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य अध्याय चौथा और यह भाग दूसरा। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इन सभी की जानकारी डिटेल में मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वह वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी। उसको क्लिक करके आप हर शासक के बारे में डिटेल में जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल हम 6 शासकों की जानकारी शॉर्टकट से ही ले लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे बाबर की बात। तो ये मुगल बादशाह है और यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अवधि है 1526 से 1530। तो इनके महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं या बताए गए हैं। और इसके पहले के वीडियो में हमने बाबर के बारे में कुछ बात कर चुके हैं। तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को उन्होंने हरा दिया था, जो पानीपत की पहली लड़ाई के रूप में जानी जाती है। 1527 में खनुआ की लड़ाई होती है, जो राणा संगा, राजपूत राजा और उनके समर्थकों को यहाँ भी हराया जाता है। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया जाता है। और बाद में अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में उन्होंने मुगलों का नियंत्रण प्रस्तावित किया था। ये हो गया है कि बाबर का शॉर्ट में परिचय। दूसरे शासक है हुमायूं और इनका अवधि है 1530 से लेकर 1540 और बाद में फिर से वो लौट आते हैं ईरान से। 1555 से लेकर 1556 तक उनका राज चलता है। तो हुमायूं ने अपने पिता के वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया था और प्रत्येक भाई को एक प्रांत अंश मिला था, क्योंकि मुगलों की जो उत्तराधिकार की परंपरा है, ज्येष्ठाधिकार और सहदाया, तो यह सहदायात के अनुसार इसका बंटवारा किया गया है। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला है और उसके भाई जो है मिर्जा कामरान एक महत्वाकांक्षी था और उसके कारण हुमायूं को अपने अफगान प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा और वह उसमें हार गया था। और शेर खान जो हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी, वहाँ भी हुमायूं को हार खानी पड़ी। और बाद में 1540 जो कन्नौज की लड़ाई के नाम से जानी जाती है, उस लड़ाई में भी इनकी पराजय हुई थी और इस पराजय की वजह से उनको ईरान की ओर भागना पड़ा। बाद में ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और वही उन्होंने भारत पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। फिर 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेता है और वहाँ से दिल्ली पर जो सूरी वंश के जो शासक थे उनको हराकर अपना शासन प्रस्तावित करता है और इस तरह से दोबारा दिल्ली पर मुगलों का शासन स्थापित हो जाता है। लेकिन उसके अगले ही वर्ष मतलब 1556 में इमारत में एक दुर्घटना घटी जिसमें उनकी मौत हो गई और इस तरह से हुमायूं का भी यहाँ अंत हो गया है। तीसरे शासक है अकबर और यह 13 वर्ष की अल्पायु में ही सम्राट बन जाते हैं और उनके शासनकाल को हम 3 अवधियों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला अवधि है 1556 से लेकर 1570 के बीच। इसमें देखिए, इस अवधि में अकबर उम्र से छोटा होने के कारण उसके संरक्षक बैरम खान और उसकी घरेलू कर्मचारियों के अंदर ही वो राज करता है। लेकिन बाद में वो स्वतंत्र हो जाता है। उसने सूरी और अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया और उसमें वो काफ़ी सफल भी हो गए हैं। 1568 में सिसोदिया की राजधानी जो चित्तौड़ थी, 1569 में रणथंभौर पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और दूसरा पार्ट है उसके शासनकाल का 1570 से लेकर 1585 में। इसमें मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान उन्होंने चलाई है और अभियानों के पश्चात उसने पूर्व बिहार, बंगाल, उड़ीसा व यहाँ पर भी अभियान चलाए और वहाँ फिर 1579 से 80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया था। बाद में तीसरा हिस्सा आता है, तीसरा शासनकाल आता है उसका 1550 से लेकर 1605 के मध्य
अकबर के साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हो चुका था। उत्तर पश्चिम में अभियान उन्होंने चलाए। सफाविदों को उन्होंने हराकर कांधार, सफाविद मतलब जो ईरान इराक के जो शासक थे उनको हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया जो काबुल में है, और कश्मीर को भी अपने हिस्से में जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने कब्जे में उन्होंने करने में सफलता प्राप्त की। और अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की जो सत्ता राजकुमार सलीम जिनको जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं, विद्रोह के कारण लड़खड़ाई गई थी। बाद में यही सलीम आगे जाकर सम्राट जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा। तो ये हो गया है अकबर का शॉर्ट में परिचय। आप यहाँ देख सकते हैं कि अकबर का जो शासन था 1605 में, वहाँ तो यहाँ अकबर का साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ फैला हुआ था इस लाइन से अपने को पता चलता है। तो ये हो गया है अब अकबर का शासन विस्तार, और इस तरीके से अकबर ने अपने काल में काफ़ी विस्तार कर चुके थे। अगले शासक है अकबर के बाद जहांगीर, जो उनका शासन का अवधि है 1605 से लेकर 1627 में। और जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया क्योंकि वो पिता की तरह ही साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। उन्होंने मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की इनके ही कार्यकाल में। इसके बाद सिख, अहोम, अहमदनगर के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए, लेकिन मुगलों का दबदबा कायम रखने में इनको सहायता मिली। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्ष में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, इन्होंने विद्रोह किया है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे, क्योंकि वो चाहती थी कि किसी और को शासक बनाना चाहती थी, और इसीलिए वो शाहजहां को नज़रअंदाज करती थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाई। जिसमें हम कहें कि जो जहांगीर की जो पत्नी है उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते। देखिए 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब दिया गया। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति काफ़ी वफादार रही और उस समय समय पर उसको वो सहयोग भी देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर वह एक वाक्य था, रानी बेगम नूरजहां। ये वाक्य गढ़ा हुआ था। बाई और दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है, ये देख सकते हैं, आदेश है ये है। और इस चौकर मोहर भी बताती है, उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग का सर्वोत्तम महिला बने। और इस तरह से मेहरुनिसा जो जहांगीर की पत्नी थी, वह राज्य कारभार पर अपना प्रभाव दिखाती है। तो ये आप इससे पता चलता है कि नूरजहां का जो फरमान है कि उनको प्रशासन में भी कितना महत्व दिया जाता होगा। अगले शासक है मुगलों के शाहजहां, जिनका 1627 से लेकर 1658 का कार्यकाल है। और यह दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान जो लोग थे, अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध भी इन्होंने अभियान चलाए, जिसमें बुंदेली को हार हो गई, ओरछा पर उनका कब्जा हो गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उर्दू के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा, लेकिन परिणामस्वरूप क्या हो गया, कांधार सफाविदों के हाथ चला गया। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 और 58 में शाहजहां के पुत्र के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और इसमें औरंगजेब की विजय हो गई और दारा शिकोह समेत और अन्य उनके 3 भाइयों की मौत के घाट उतार दिए गए और शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद किया गया है। और इस तरह से औरंगजेब इनके बाद शासक बन जाते हैं। तो औरंगजेब के बारे में जानते हैं, जो उनका कार्यकाल है 1658 से लेकर 1707।
तो 1663 में उत्तर पूर्व में अहोम की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर लिया। तो ये सुदूर प्रांत होने के कारण इनका नियंत्रण बहुत ही कम होता था वहाँ। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध भी अभियान उन्होंने चलाए थे, लेकिन वहाँ भी उनको कुछ समय के लिए सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका ये कारण था कि आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप होना शुरू हो गया था और इसीलिए वह उन लोगों में असंतोष फैला था। उसमें और भी है, मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से वो भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए और इस तरह से मुगलों को मराठा शासक शिवाजी महाराज ने एक बहुत बड़ा आह्वान खड़ा कर दिया। राजकुमार अकबर जो औरंगजेब के पुत्र थे, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया है, जिसमें उसने मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला और इस तरह से बाद में जब वह असफल रहा तो वह सफाविद ईरान को भाग गया और वही उनकी मौत हो गई। दूसरी बात करते हैं, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन में अपना अभियान चलाया, उन शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का, जो गुरीला वार जिसको बोलते हैं, उपयोग कर रहे थे, उनके विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। लेकिन औरंगजेब की उत्तर भारत में सिखों और जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और इसी अभियानों के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और बाद में उसके मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। तो यहाँ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। तो दोस्तों, यहाँ हम इस अध्याय के इस हिस्से को यही समाप्त करते हैं और अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।